हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग। और प्लानिंग का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। बच्चों, मैं जो भी चैप्टर आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश उसमें यही रहेगी कि आप जो उस चैप्टर की थीम है या जो सब्जेक्ट है, जो बेस है, वो उसको आप आसानी से समझ पाए। एक बार आपने उसको अगर समझ लिया तो आंसर लिखते वक्त आपको सिर्फ अपनी हेडिंग याद रखनी होगी। उसके अंदर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपके दिमाग में अपने आप से आएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी पूरी कोशिश यहाँ पर यही रहेगी कि मैं जो आपका सब्जेक्ट का टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि प्लानिंग है। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन है आज चैप्टर 4 से कि नियोजन से क्या आशय है, इसके लाभ, महत्व या आवश्यकता के बारे में समझाएंगे। व्हाट इज द प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज, इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी। आपको एडवांटेज लिखने के लिए आती है, इंपॉर्टेंस लिखने के लिए आती है, नेसेसिटी लिखने के लिए आती है, मीन लाभ, महत्व या आवश्यकता, इनमें से कुछ भी लिखने के लिए आता है। आपको आंसर एक भी देना है। तो सबसे पहले जो आता है प्लानिंग क्या है, व्हाट इज प्लानिंग। तो आइए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज प्लानिंग। तो आप इसको इस ढंग से समझ सकते हैं कि जो भविष्य है वो अनिश्चित है। हम में से किसी को यह नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, और उस आने वाले कल के बारे में बिजनेस में पहले से पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, आने वाले कल के बारे में प्लानिंग कहलाता है। कि हमें कल क्या काम करना है, कैसे उस काम को करना है, कौन उस काम को करेगा, और वो जो बिजनेस में हम काम करने वाले हैं या किसी से हम करवाने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं, एंड कस्टमर कौन है जिसके लिए हम कोई अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, कौन हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। तो ये सारी चीजें क्या करना, कब करना, कैसे करना, किसके लिए करना, पहले से निश्चित करना या पहले से तय करना या पहले से योजना बना लेना, इन सब के लिए प्लानिंग कहलाता है। आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं और अपने हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप भी प्लानिंग करते हैं। कैसे करते हैं? आप मान लीजिए 4 से 5 में अपना समय जो रखते हैं, 4 to 5 में वो इंग्लिश पढ़ने के लिए रखते हैं, 5 to 6 में अकाउंट पढ़ने के लिए रखते हैं, 6 to 7 में मानो बिजनेस पढ़ने के लिए रखते हैं, 7 to 8 में आप इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए रखते हैं। तो आपने एक प्लान बनाया हुआ है कि इस समय से इस समय तक मैं पढ़ूंगा, डेली इस समय से इस समय तक मुझे मोबाइल देखना है, 15 मिनट्स मुझे मोबाइल देखना है, 1 आवर मुझे अपना ये सब्जेक्ट इको लर्न करना है। और वो शेड्यूल बना करके आप अपना जहां भी आप पढ़ते हैं रूम में अपने टेबल के पास लगा लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि आपको याद रहे कि कब क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी करनी है। कहीं ऐसा ना हो आप 4 घंटे मोबाइल देखने में लगा दें और 15 मिनट पढ़ेंगे, क्या होगा फिर? क्या होगा आप खुद ही सोचिए। अगर आप डेली 4 घंटा मोबाइल देखते रहेंगे और 15 मिनट्स के लिए आप बुक्स पे आते हैं, तो जो रिजल्ट हमें एग्जाम में मिलने वाला होगा नहीं मिलेगा। तो आपने एक शेड्यूल बनाया पहले से, 1 घंटा बिजनेस पढ़ेंगे, 1 घंटा अकाउंट पढ़ेंगे, 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, 1 घंटा कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। थोड़ा रिलैक्स चाहिए तो 5-10 मिनट के लिए घूम के आएंगे, वो भी आपने नोट करके लगा रखा है ताकि आप कभी उससे थोड़ा सा अलग रहें तो आपका वो शेड्यूल आपको बता देगा कि नहीं आप गलत कर रहे हो, आपको 15 मिनट मोबाइल देखना था, आप 1 घंटा देख रहे हो।
रोको अपने आप को, एग्जाम आने वाले हैं। तो ये प्लानिंग है, आपने अपने अपने पढ़ने के लिए बनाई हुई है, अपनी एजुकेशन के लिए प्लानिंग बनाई हुई है। इसी तरह से बिजनेस में प्लानिंग बनती है, कब कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन कौन उसको करेगा, वही जो जानकार होगा वही उस एक्टिविटी को करेगा। हम ऐसे व्यक्ति को तो काम दे नहीं सकते जो नहीं जानता हो, वो तो काम बिगाड़ देगा। तो इसी को बेटा योजना कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग क्या होती है। आइए बात करते हैं इसके एडवांटेज, नेसेसिटी और इंपॉर्टेंस के बारे में, कि इसकी क्या लाभ है, क्या महत्व या आवश्यकताएं हैं। ये तीनों में से कोई भी पूछा जाए तो आपको आंसर एक ही लिखना है। तो सबसे पहला जो इसमें एडवांटेज है, जो इंपॉर्टेंस है, वो है डेफिनेट ऑब्जेक्ट एंड गोल, निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य का होना। देखिए, प्लानिंग करने के लिए, योजना बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि आपको करना क्या है, लक्ष्य होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। मान लीजिए कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो बिजनेस क्या है, क्या वो कपड़े का बिजनेस है, क्या वो किराने का बिजनेस है, क्या वो ज्वेलरी का बिजनेस है, वो निश्चित कर लिया आपने कि मुझे ये बिजनेस करना है। अब उस बिजनेस को करने के लिए आपको सबसे पहले जगह की तलाश करनी है। आपको मान लीजिए कपड़े का बिजनेस है तो कपड़ा कहाँ से आएगा, आपको रेडीमेड बेचना है या नॉर्मल कपड़ा बेचना है वो आपको तय करना है। रेडीमेड बेचना है तो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या उसकी कॉस्ट होगी, कितने का आप बेचोगे, किस तरह से आप स्टाफिंग करोगे, कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है, वो सभी आपके योजना का हिस्सा होंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि भैया काम करना किस पे है। योजना बनानी है तो किसके लिए बनानी है, ऐसी योजना बनानी है कोई भी नहीं। पहले आपके पास में एक गोल तो होना चाहिए, मुझे बिजनेस करना है, ठीक है, किस चीज का करना है वो आपने तय कर लिया। अब आपको उसका प्लान करना है शुरू से लेके एंड तक। बीच में अप डाउन बिजनेस में आएंगे, आपकी जो योजना होगी हो सकता है कहीं सक्सेस हो जाए, कहीं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, वो बात की बात है, लेकिन प्लान तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला डेफिनेट ऑब्जेक्ट एंड गोल या निर्धारित उद्देश्य या लक्ष्य का होना किसी भी प्लानिंग में जरूरी होता है। इसके बाद अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है सिलेक्शन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, सर्वोत्तम क्रिया का चयन। क्या मतलब हुआ इसका, आपने जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए जो बेस्ट से बेस्ट प्रोसेस है किसी काम को करने की। किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए कोई काम मैन पावर से भी कराया जा सकता है, कोई काम मशीनों के माध्यम से भी कराया जा सकता है। और तो आपको तय ये करना है कि इसमें सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा, जिसमें क्वालिटी भी अच्छी आए, कस्टमर भी उसको पसंद करे। तो सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी सबसे अच्छी क्रिया का चुनाव करना। दूसरा आपका इसका महत्व या लाभ या इंपॉर्टेंस इसे कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फोरकास्टिंग, यानी पूर्वानुमान लगाना। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि भविष्य अनिश्चित होता है और हम इसी के आधार पर, इस अनिश्चितता के आधार पर बिजनेस में लाभ कमाने के उद्देश्य से हम पूर्वानुमान लगाते हैं। हम पहले से सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं अगर वो भविष्य में सही हो जाता है तो हमें लाभ प्राप्त होगा। तो नियोजन के अंतर्गत आप पूर्वानुमान या फोरकास्टिंग का काम भी करते हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है, छोटा सा एग्जाम्पल है, वो छाते बेचने का काम करता है। अब वेदर रिपोर्ट देख देख करके वो सारे एनालिसिस किए उसने पुरानी वेदर रिपोर्ट से, और उनसे जो नतीजा निकाला उसने एक पूर्वानुमान फोरकास्टिंग की कि भाई इस बार जो बारिश का मौसम आएगा बहुत बारिश होगी। और ऐसा सोच के उसने गोदाम में गर्मियों के सीजन में ही बहुत सारे छाते भरे, हजारों की तादाद में खरीद के सस्ते मिले उसने रख दिए। गर्मियों में थोड़े छाते सस्ते मिले, जाड़ों में उसने
छातों को पहले से भर के रख दिया। अब बरसात का सीजन आया। अब मान लीजिए जैसा उसने फोरकास्ट सोचा था या वेदर एक पूर्वानुमान लगाया था कि बारिश बहुत अधिक होगी और हो गई, तो और उसके छाते भी बिक गए, तो वो लाभ कमाएगा। 1% यानी उसका अगर पूर्वानुमान गलत हो जाए, 1% की बात हम यहाँ निगेटिव में भी जाते हैं, तो नहीं भी बिकेंगे, कम बिकेंगे। लेकिन चांसेस उसके ये हैं कि जब उसने सारा डेटा एनालिसिस करके पता लगाया है, तो चांसेस तो यही है कि बारिश होगी, और होती है, और वो पहले से ही सस्ते दामों पे मटेरियल को खरीद के रख लेता है, और उसको अगर वो बेचता है तो उसको उसे लाभ मिलेगा। तो प्लानिंग के अंतर्गत जो हम थर्ड वर्क करते हैं वो फोरकास्टिंग का करते हैं। अब बात करते हैं ये नेक्स्ट एडवांटेज की। प्लानिंग इज एवरीवेयर, नियोजन सब जगह है। कैसे है भाई सब जगह? देखिए, एक संस्था के अंदर अपर मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट तक सभी जगह नियोजन यानी प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम ऊपर के प्रबंध की बात करें तो नीतियां बनाने का काम, योजना बनाने का काम कि काम कैसे होगा, कौन कौन उस काम को देखेगा, किस डिपार्टमेंट को क्या काम देना है, वो ऊपर के लेवल पे बनाया जाता है। फिर उसके बाद वो योजनाएं नीचे के डिपार्टमेंट्स को हैंड ओवर कर दी जाती है कि आपको भाई इस पे काम करना है। तो उन्होंने अपनी योजना बना करके नीचे प्रबंधक स्तर पर, इस प्रबंधक ने सुपरवाइजर के स्तर तक, सुपरवाइजर ने वर्कर के स्तर पर वो सारी योजनाएं अपने से आगे फॉरवर्ड कर दी कि आपको ये काम करने हैं। कैसे करने हैं आप तय करो। तो ये सभी लोग अपर लेवल पर उन्होंने नीतियां बनाई, प्रोग्राम तय किए कि क्या क्या होने हैं। फिर मिडिल लेवल पे आए, प्रबंधकों ने तय किया कि मुझे सुपरवाइजर्स को क्या क्या काम देना है, और उन्होंने उनको काम सौंपा, उन्होंने भी प्लान करके काम सौंपा आगे। सुपरवाइजर ने भी अपने वर्कर्स से काम कराने के लिए योजना बनाई कि उनसे काम कैसे कराना है, और उनको आगे फॉरवर्ड किया। ऐसे ही वर्कर ने भी अपना एक प्लान बनाया कि मुझे इस निश्चित समय में काम को खत्म कैसे करना है। तो जो प्लानिंग है वो सब जगह है, अपर, लोअर, मिडिल, जो भी लेवल है मैनेजमेंट की, सभी जगह प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज जो आती है वो आती है इंटरडिपेंडेंस या पारस्परिक निर्भरता। पारस्परिक निर्भरता क्या है? देखिए, एक संस्था के अंदर जो संस्था का अध्यक्ष है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए नीतियां बनाता है। अब आप ऐसे समझें कि एक संस्था के अंदर मान लीजिए सेल्स, परचेस, प्रोडक्शन, पर्सनल, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स का काम देखता है, परचेस का काम देखता है, पर्सनल डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट का काम करता है, प्रोडक्शन मटेरियल को तैयार करने का काम करता है। तो उन सबके लिए अलग अलग योजना बना करके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के द्वारा दी जाती है। उनका कार्यान्वयन, उनके एग्जीक्यूशन का काम उस डिपार्टमेंट्स के हेड के द्वारा किया जाता है। अब ये सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परचेज डिपार्टमेंट को कब परचेज करना है, रॉ मटेरियल की कितनी आवश्यकता है, कितना मटेरियल बिक चुका है, कितना प्रोडक्शन में जा चुका है, कितने लोगों की जरूरत है, पर्सनल डिपार्टमेंट ये तय करता है। ये सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए किसी एक डिपार्टमेंट को मैन पावर की जरूरत है, तो पर्सनल डिपार्टमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट देगा कि मुझे इतने लोगों की जरूरत है, और उसी के आधार पर वो रिक्रूटमेंट करेंगे। तैयार माल की स्थिति क्या है प्रोडक्शन में, वो पहले सेल्स डिपार्टमेंट को उसकी सूचना देगी कि आप ऑर्डर ले रहे हैं तो आप कितने ऑर्डर ले सकते हैं, तैयार माल की स्थिति क्या है, फिनिश प्रोडक्ट कितना है, सेमी प्रोडक्ट कितना है गोडाउन्स के अंदर, या रॉ मटेरियल कितनी मात्रा में उपलब्ध है, कितने दिन का स्टॉक बचा हुआ है, कितना परचेस करना है, ये परचेस वालों को सूचना देनी होगी। तो ये सभी लोग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से सूचनाएं इनको जैसे ही प्राप्त होंगी वो उसके आधार पर अपनी योजना पर काम करेंगे।
तो प्लानिंग के अंतर्गत जो नेक्स्ट एडवांटेज आता है वो इंटरडिपेंडेंस का है कि जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो सभी विभागों को आपस में साथ में लेकर के बनाई जाती हैं ताकि संस्था का काम अच्छे से चल सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइमरी वर्क यानी प्रारंभिक कार्य। नियोजन किसी भी संस्था का सबसे पहला काम होता है, प्राइमरी वर्क होता है। जब तक आप कार्य करने की योजना नहीं बनाएंगे कि आपको काम करना कैसे है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, वो वर्कआउट नहीं करेंगे तब तक आप कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे प्राइमरी वर्क हो गया आपका नियोजन में प्लानिंग, जो आपका जो वर्क है वो सबसे पहला वर्क हो गया कि काम को करने के लिए आपको पहले योजना बनानी होगी, तभी आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल प्रोसेस। एक योजना बनाना एक बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है। आपको इसमें बैठ करके सोचना पड़ता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। आपको बहुत, एक व्यक्ति जो योजना बनाता है उसे दूरदर्शी होना चाहिए, बहुत दूर की सोचने वाला। वो बैठा आज है लेकिन अगले 2 साल तक का उसने प्लान बना रखा है कि ये ऐसे ऐसे होने वाला है या ऐसा हो सकता है, तो हम क्या करेंगे। तो योजना बनाने का जो काम है कि इंटेलेक्चुअल वर्क है, मेंटल प्रोसेस है और बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अगर योजना को ठीक ढंग से ना बनाया जाए, गलत बना दिया जाए, तो फायदा होने की बजाय नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो कार्य हैं वो ऐसे व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो उस कार्य को अच्छे ढंग से, उस योजना को बनाने का अच्छे ढंग से काम कर सकें। तो ये एक मेंटल प्रोसेस भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्लानिंग का पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। और यदि आपका कोई सजेशन है या कोई और क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।